डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन। ठीक है जी, डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन। अच्छा, डैम्प का मतलब उर्दू में सिंपल लैंग्वेज होती है झगड़ा हुआ, किसी चीज़ को जगड़ लेना। और जगड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फोर्स की। और ये फोर्स बाय द वे कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी सिस्टम के बाहर से लगता है, सिस्टम के अंदर से नहीं लग रहा होता। ठीक है, सो डैम्पिंग में हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम में एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, हम लोगों ने इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम की कुछ लेंथ होगी, लेट्स से इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर पेंडुलम है जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। ये पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा, दिस पेंडुलम विल ऑसिलेट लाइक दिस। ठीक है, तो इस पेंडुलम को ऑसिलेट करने का इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, और वो टाइम पीरियड हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमने पेंडुलम के लिए फॉर्मूला बनाया था 2 पाई होल अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर हम इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 2 पाई होल अंडर रूट एल इज 1, हमने यहाँ पे 1 मीटर्स कंसिडर किया है इसको। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय 9.81। सो 1 डिवाइडेड बाय 9.81 और उसका फिर रूट लेके अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम? What is the time period of this pendulum? हसन, हारिस, परवा, कैलकुलेट करके बताना बेटा जरा इसकी वैल्यू। जैनब, कोई कैलकुलेट कर रहा है इसकी वैल्यू? टू 2.006, यानी इसकी जो आपके पास टाइम पीरियड होगा हम, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड है, यानी 2 सेकेंड्स में ये ऑसिलेट करता है। अच्छा जी, तो ये बाय द वे जो टाइम पीरियड होगा, ये इसका कौन सा टाइम पीरियड होगा, नेचुरल टाइम पीरियड। यानी इस पेंडुलम को हम अर्थ पे किसी भी जगह ले जाएं, ठीक है, तो वहाँ के ऊपर इसका टाइम पीरियड हमें कितना ही मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड्स के बराबर ही इसका टाइम पीरियड मिलेगा। अच्छा, बाय द वे अगर हम इससे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो हो जाएगी 1/t, f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.5 हर्ट्ज। ये जो 0.5 हर्ट्ज आई है, ये इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी दुनिया में कहीं भी जब हम 1 मीटर लंबा पेंडुलम अर्थ के ऊपर चलाएंगे, तो अर्थ के ऊपर चलाते हुए हमेशा उसकी जो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी वो 2 सेकंड्स की मिलेगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 0.5 हर्ट्ज की मिलेगी, जो कि 1 मीटर लंबे पेंडुलम की अर्थ के ऊपर नेचुरल स्पीड है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए। हमने यहाँ 2 डेफिनेशंस नोट करनी है, नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑब्वियसली इस पेंडुलम को जब ऑसिलेट करवाएंगे तो इसके अंदर इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने के लिए ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इंटरनल फोर्स के तौर पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं mg sin थीटा।
जो कि हर हाल में इसको किसकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जिसको हमने लास्ट जब हमने ये पढ़ा था तो इसको हमने बोला था रीस्टोरिंग फोर्स, और ये कैसा फोर्स था, इंटरनल फोर्स था। और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इस सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। ओके, प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, देन आई विल मेक यू राइट सम डेफिनेशंस। अच्छा जी, लेट्स नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल टाइम पीरियड। पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिएगा। When an object oscillates freely, when an object oscillates freely, when an object oscillates freely in the absence of any external force, when an object oscillates freely in the absence of any external force, in the absence of any external force, such oscillation is known as, such oscillation is known as free oscillation. Such oscillation is known as free oscillation. Such oscillation is known as free oscillation. The time period of the oscillator, the time period of the oscillator, the time period of the oscillator in free oscillation, the time period of the oscillator in free oscillation is known as natural time period. The time period of the oscillator in free oscillation is known as natural time period. And the frequency of free oscillator is known as, and the frequency of free oscillator is known as, and the frequency of natural free oscillator, sorry, the frequency of free oscillator is known as natural frequency, is known as natural frequency. ठीक है, एक नीचे लाइन लिख लीजिएगा। फॉर नेचुरल टाइम पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, for natural time period and natural frequency, for natural time period and natural frequency, there must be no external force acting on the system. There must be no external force acting on the system. There must be no external force acting on the system. ऑब्वियसली सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो मौजूद होगा, लेकिन किसी भी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी
और नेचुरल टाइम पीरियड से क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे अब लिखिएगा। When there is a resistive force in the system, when there is a resistive force in the system, when there is a resistive force in the system, when there is a resistive force in the system, the oscillator does work, the oscillator does work. When there is a resistive force in the system, the oscillator does work. Against that resistive force, does work against that resistive force, against that resistive force, which reduces the energy of the oscillator, which reduces the energy of the oscillator and also its amplitude, and also its amplitude. एक चीज़ हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम होती है, ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जब ऑसिलेटर वर्क करेगा तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड भी इटसेल्फ क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे। When the amplitude of the oscillator decreases exponentially, when the amplitude of the oscillator decreases exponentially, when the amplitude of the oscillator decreases exponentially due to a resistive force, due to a resistive force, due to a resistive force, such process is known as, such process is known as, such process is known as damping. जब किसी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो एक रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो उस ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन। ओके जी, तो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा एक रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डैम्पिंग, और ऐसे ऑसिलेटर की ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन। ओके, किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, एनीवन? तो फ्री ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा होता। एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेटर का जो ऑसिलेशन का ग्राफ बनता है ये कुछ यूँ बन रहा होता है, यानी आपके पास कॉन्स्टेंटली एम्पलीट्यूड पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होता है। बाय द वे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। फ्री ऑसिलेटर, नो एक्सटर्नल फोर्स इन सिस्टम, सिस्टम में किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं का। ठीक है, इसके नीचे अब हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर का ग्राफ। एक्चुअली में डैम्पिंग की बहुत सारी किस्में होती हैं, इसमें से एक डैम्पिंग हम कहते हैं लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग। ठीक है,
लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग डैम्प्ड ऑसिलेटर का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, तो इसको देख लीजिए। डिक्रीज होगा, बहुत ग्रेजुअली स्लोली डिक्रीज होता है, और ऑब्वियसली जो डिक्रीज होता है वो डिक्रीज हमेशा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। डू रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज विच इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। दिस मे बी द ग्राफ ऑफ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। अगर मैं सब ऑसिलेशन को ड्रॉ करूं इसके ऊपर, तो दीज ऑसिलेशन वुड बी लाइक दिस। ठीक है, अगर आप इस डॉटेड लाइन को गौर से देखें तो ये डॉटेड लाइन एक्चुअली में यूँ बनी हुई है, विच इज़ द सिंबल ऑफ एक्सपोनेंशियल। मैथमेटिक्स में हम इस तरह की कर्व को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। तो ये एक्सपोनेंशियली इसका आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और लाइट डैम्पिंग के अंदर हमारे पास एक बात याद रखिएगा, टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम रहता है ऑसिलेटर का, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं रहता, लेकिन हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन सेम रह रहा होता है। ठीक है, लाइट डैम्पिंग के अंदर ऑब्वियसली जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी लो होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे कि एयर, हल्की सी एयर है, आपके पास एक पेंडुलम है, जब हम उसको ऑसिलेट करते हैं तो एयर की वजह से उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास उसकी डाई जो होता है, एम्पलीट्यूड इसका काफ़ी देर के बाद पेंडुलम डाइड होता है, यानी बहुत स्लोली आपके पास एम्पलीट्यूड का और पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर। डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद मुझे लिखवाना है इसके बारे में लाइट डैम्पिंग के अंदर, व्हाट इज लाइट डैम्पिंग। डायग्राम्स बड़े ध्यान से बनाइएगा, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई इस डायग्राम में तो पूछ लीजिए। जैनब, बच्चों कोई सवाल पूछना है? नेहा, हाजरा, हसन, हरीम, फरवा, अलीज़ा, उमैर, तस्मिया, कोई क्वेश्चन है? सैयदा जैनब, सारिम, समीउर रहमान, बेटा किसी को कोई सवाल पूछना है? कॉपी कर लें, कॉपी हो जाए बताइएगा, मुझे लाइट डैम्पिंग के बारे में लिखवाना है। जी, कॉपी हो गया बच्चों? लाइट डैम्पिंग का ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। लाइट डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड जो है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है आराम। अगर तुम स्टार्टिंग में देखो तो एम्पलीट्यूड लेट से हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट में जो हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कितना हो, डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल तो डैम्पिंग में होता ही होता है, लेकिन यहाँ बड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, स्लोली 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 डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है जी, लिखिएगा डैम्प्ड फिर लाइट डैम्पिंग के बारे में। लाइट डैम्पिंग, इन लाइट डैम्पिंग, in light damping, the external resistive force is very low. The external resistive force is very low. The external resistive force is very low. The oscillator dies. The oscillator dies. The oscillator dies
after very long time period, the oscillator dies after very long time period. The amplitude of the oscillator decreases gradually. The amplitude of the oscillator decreases gradually after each oscillation. The amplitude of the oscillator decreases after each gradually after each oscillation. The decrease in amplitude is exponential. The decrease in amplitude is exponential. The decrease in amplitude is exponential. ठीक है, full stop. In light damping, the time period and frequency of the oscillator in light damping, the time period and the frequency of the oscillator, the time period and the frequency of the oscillator almost remain same as undamped, almost remains same as undamped oscillator. Okay. Otherwise, this free oscillator is also known as undamped oscillator. Okay. The time period and the frequency remain same as the undamped oscillator. ठीक है जी. So this is all about light damping. और इस लाइट डैम्पिंग की इक्वेशन पे हम ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई, बाय द वे यहाँ तो कॉस का लगेगा क्योंकि ये मैक्स डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अब हम अप्लाई नहीं कर सकते. व्हाट इज़ द रीज़न, ये हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते ये इक्वेशन? बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड नॉट कांस्टेंट. प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा. These equations of simple harmonic cannot be applied on these damped oscillation motion because the amplitude of the oscillator is not constant. Okay. इसकी equations होती हैं exponentials के साथ होती हैं, but these are not part of our syllabus. So we won't be discussing those. ठीक है. तो ये equations जो हमारी simple harmonic की थी, अब हम इसके ऊपर applicable नहीं कर सकते. Okay. This is light damping. Now let's move on to the next part now. Now let's talk about another type of damping. This is known as critical damping. Critical damping. Critical damping क्या होती है? तो ये हमारे पास एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है. इसका हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है जी. दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेटर. ठीक है जी. क्रिटिकली डैम्पिंग में क्या होता है? ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई रेजिस्टिव फोर्स होता है. ठीक है. और क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर में हम क्या नोटिस करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑसिलेशन से ज़्यादा ऑसिलेट नहीं कर पाता, उससे भी कम ऑसिलेट करता है, और हमारे पास ये ऑसिलेटर ऐसे डेड हो जाता है. अच्छा जी. अब आप नोटिस कीजिए कि ये इसने एक्चुअली में वन ऑसिलेशन भी नहीं की है. ये इसने की है तो बेसिकली 0.75 ऑसिलेशन की है, थोड़ी है ना. 0.75 ऑसिलेशन किया इसने, पूरा एक ऑसिलेशन भी नहीं कर पाया ये. और अब नोटिस कीजिए कि ये इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है. जो वेव आपके पास यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर, सॉरी यहाँ पे भी नहीं बल्कि ये, एक सेकेंड, जो वेव हमारी यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए थी, ये इसका टाइम पीरियड था. अब नोटिस कीजिए वो वेव यहाँ पे ख़त्म हुई है, उससे थोड़ा सा आगे ख़त्म हुई.
हम क्या नोटिस करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इंक्रीज। ऑब्वियसली जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देगा, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जितनी उससे आगे गया था वापस आते हुए थोड़ा ज़्यादा स्लो आएगा, तो उसका टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इंक्रीज होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर डिक्रीज हो जाती है। ऑसिलेटर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, तो लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर इसके मुकाबले में ये काफ़ी डिफरेंट होता है। अगेन आप देखिए कि एक्सपोनेंशियली हमारे पास डिक्रीज हुआ है ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास कि टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ये कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स से पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन वाटर, ठीक है। अगर हम एक पेंडुलम को पानी में ऑसिलेट करवाने की कोशिश करें तो पेंडुलम बड़ा स्लोली 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 ऑसिलेट करेगा, और मोर लेस देन वन ऑसिलेशन करने के बाद ही वो, या हाफ ऑसिलेशन करते ही वो क्या हो जाएगा, आपके पास डेड हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली क्रिटिकल डैम्पिंग, हम इसको कह सकते हैं कि क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, देन आई विल राइट अबाउट, मेक यू राइट अबाउट क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, बन गई डायग्राम्स, लेट्स राइट अबाउट इट। इन क्रिटिकल डैम्पिंग, in critical damping, in critical damping, the oscillator dies in critical damping, the oscillator dies, the oscillator dies, the oscillator dies before completing its one oscillation, before completing its one oscillation, before completing its one oscillation, which means the amplitude of oscillator decreases, which means the amplitude of the oscillator decreases very quickly, which means the amplitude of the oscillator decreases very quickly due to due to due to excessive resistive force in the system, due to excessive resistive force in the system, due to excessive resistive force in the system, ठीक है जी। The amplitude of the oscillator decreases exponentially. The amplitude of the oscillator decreases exponentially. The amplitude of the oscillator decreases exponentially, but the time period and the time period of oscillation increases. But the time period of oscillation increases. But the time period of oscillation decreases. Increases. Sorry, time period of the oscillation increases. Increases. And the frequency of the oscillator decreases. And the frequency of the oscillator decreases. Okay.
तो टाइम पीरियड हमारे पास ऑसिलेशन का बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, जैसे कि पेंडुलम पानी में ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा जी, क्रिटिकली डैम्पिंग का हम कहाँ नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं? तो क्रिटिकली डैम्पिंग का नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कार सस्पेंशंस के अंदर, ठीक है। कार सस्पेंशन के अंदर हम क्रिटिकल डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियों की जो सस्पेंशंस होती हैं वो स्लाइटली अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग होती हैं। दीज आर स्लाइटली अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। ये गाड़ियों की सस्पेंशंस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, दैट इज एक्चुअली यूज इन कार सस्पेंशन। इस प्रोसेस को डिटेल में हम लोग अब कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल डैम्पिंग कार सस्पेंशन में कैसे होती है, और इसके अलावा एक और किस्म की डैम्पिंग हम पढ़ेंगे विच इज नोन एज हैवी डैम्पिंग। ओके, एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, और दिस इज इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन एनीवन? All right, so we'll stop over here. This is it for today. Okay, bhai. Thank you very much.